चलिए, आवाज आ रही है? एक लोग बोल दो, कोई लोग उधर से। आ रही है। सर आ रही है। ठीक है। कल जिन टॉपिक से आप पे बात हुई उनमें जो भाग फर्स्ट था उसमें कुछ हेडिंग्स ऊपर नीचे हो गई थी, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और एक हेडिंग उसमें छूट गई थी। ठीक है, तो उस पर थोड़ी सी बात आज आपसे करेंगे। फिलहाल आज चलते हैं अपनी दूसरी क्लास की ओर, और सिलेबस पे विधिवत बात होगी कि किस भाग में किस क्या क्या पढ़ना है हम लोगों को। तो ये हम लोगों का मेंटेन होना चाहिए कि किस भाग में और किस हेडिंग के अंतर्गत क्या चीज़ें हमें पढ़नी है, उन चीज़ों पर हम विशेष तरीके से ध्यान देने वाले हैं। ठीक है, तो इस बात को समझिएगा, और कल का जो भी टॉपिक होगा, जो भी सिलेबस था, वो शायद आप लोगों ने लिख भी लिया होगा, तो उसी के अकॉर्डिंग हम लोग चलेंगे, उसी के अकॉर्डिंग हम लोगों को चलना है। तो भाग फर्स्ट की बात होगी। भाग फर्स्ट में हमने आपको हेडिंग्स दे रखी थी, कंपनी शैली, ठीक है, राजा रवि वर्मा, भारत के जो आर्ट विद्यालय थे, कला विद्यालय थे, संग्रहालय थे। एक हेडिंग इसमें छूट गई कि भारत की प्रमुख कला संस्थाएं। ठीक है, तो वो एक हेडिंग छुटी, लेकिन उसमें कोई बहुत महत्वपूर्ण चीजें, उस हेडिंग के अंतर्गत चीजें बहुत महत्वपूर्ण आने वाली, बहुत महत्वपूर्ण संस्थाएं हैं। जैसे संगीत नाटक एकेडमी आपसे पूछ ली जाती है, कभी कभी साहित्य एकेडमी पूछ ली जाती है, और जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक उसमें है, उस हेडिंग के अंतर्गत जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज हमें पढ़नी पड़ती है, ललित कला एकेडमी दिल्ली, और उसके जो रीजनल सेंटर हैं उनकी बात करेंगे, और जो स्टेट एकेडमियां हैं, ठीक है, जो राज्य सरकारों के द्वारा ओपन हुई है, उन पे बात की जाती है। तो उन चीज़ों पे बात होगी, और बाकी सिलेबस टॉपिक टू टॉपिक आपसे बात हो ही रही है, तो उस पे बात होती रहेगी आगे। चलिए, भाग फर्स्ट के अंतर्गत देखते हैं। भाग फर्स्ट के अंदर कल जहां पर हम लोग थे उसी को आगे बढ़ाते हुए भाग फर्स्ट के अंतर्गत, ठीक है, हमने पहला जो उसमें पार्ट आपको दिया था, कंपनी शैली। सर थोड़ा सा बड़ा करके लिखिए प्लीज। कंपनी शैली, ठीक है, कंपनी शैली के अंतर्गत जया अप्पा स्वामी जो हैं, जिन्होंने कंपनी शैली पे शोध या अपनी पुस्तक भी उन्होंने एक लिखी, उसमें उन्होंने कंपनी शैली के दौरान या कंपनी काल के दौरान दो चित्रकारों को बांटा। एक तो वे जो भारतीय चित्रकार थे, विषय भारतीय उनका भी था, टेक्निक यूरोपीय थी। दूसरे जो विदेशों से आर्टिस्ट भारत आ रहे थे, उनका भी क्या था, विषय भारतीय था, यानी कि भारत के जो राजा महाराजा थे उनके व्यक्ति चित्र उन आर्टिस्टों ने बनाए यूरोपीय टेक्निक में। तो जो भारतीय आर्टिस्ट थे उनका भी विषय भारतीय था, और जो विदेशी चित्रकार आ रहे थे भारत में, उनका भी विषय क्या था, भारतीय था, लेकिन टेक्निक्स दोनों की यूरोपीय ही थी या विदेशी ही थी। तो इसलिए कंपनी शैली के कलाकारों को दो भागों में बांट के पढ़ा जाता है, विदेशी आर्टिस्ट और भारतीय कलाकार। भारतीय आर्टिस्टों को पटना के आर्टिस्ट भी कहा जाता है, पटना इसलिए चूंकि अधिकांश आर्टिस्ट जो थे वो भारत में थे, भारतीय आर्टिस्ट थे, तो इसलिए इस शैली को पटना शैली या इस तरह से नाम भी ले लिया जाता है। लेकिन कभी एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आपके सामने अभी तक नहीं आए हैं, ठीक है, तो उससे हम लोग थोड़ा सा बहुत ज़्यादा उसमें गहराई में जाने वाली बात नहीं है, ठीक है, कि जो भी वहाँ पर क्वेश्चन या ऑप्शन इस तरह के आपको नहीं मिलेंगे कि विदेशी आर्टिस्ट भी मतलब पड़ा हुआ ऑप्शन में, और भारतीय या जो पटना शैली के आर्टिस्ट आपको लिखवाए जाते हैं उनमें से कोई ऑप्शन पड़ा हो, ऐसे कोई ऑप्शन आपके पास पढ़ के नहीं आने वाले हैं। तो उस पर बहुत ज़्यादा हम लोग कंफ्यूज नहीं होंगे, ये बात ध्यान रखेंगे। कंपनी शैली में विदेशी आर्टिस्टों में, ठीक ठीक है, विदेशी आर्टिस्टों को हम लोग देखिए, विदेशी आर्टिस्ट जो इसमें होते हैं, विदेशी चित्रकार कौन कौन से विदेशी चित्रकार आए कंपनी काल के दौरान या अंग्रेजों के समय में, जब भारत में अंग्रेजों का शासन हुआ उससे पहले भी कई कलाकार आए, लेकिन अंग्रेजों के समय में ज़्यादा कलाकार आते हैं, ठीक है, इसलिए उनकी चर्चा करते हैं। देखिए, सबसे पहले बात होगी जो जो मेन आर्टिस्ट हैं, जो सबसे इम्पोर्टेंट आर्टिस्ट हैं, ठीक है, जहां से क्वेश्चन आपके यहाँ पूछे जाते हैं, तो विलियम होजेस पूछा जाता है, इसके बारे में क्वेश्चन पेपर में आते हैं, विधिवत चर्चा आपसे क्लास में होगी। विलियम होजेज एक तो ये, दूसरा दूसरा एक आर्टिस्ट आता है साल साल मिल्टन, साल मिल्टन। तीसरा टिली कैटिल, यहाँ से क्वेश्चन एलटी में आया था पहली बार, टिली कैटिल। भारत में ईजल पेंटिंग की शुरुआत या उदयपुर के महाराणाओं के व्यक्ति चित्र किस अंग्रेज चित्रकार ने
बनाए थे। तो ये 2 क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, उदयपुर के महाराणाएं, अवध के नवाबों और भारत में ईजल पेंटिंग परंपरा की शुरुआत जिस आर्टिस्ट से मानी जाती है वो तो किलीकैटिन से मानी जाती है। एलटी का क्वेश्चन आया हुआ पेपर में है तो वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। चौथा, डेनियल ब्रदर्स पूछे जाते हैं। डेनियल ब्रदर्स, ब्रदर्स का मतलब है थॉमस डेनियल और विलियम डेनियल, ठीक है। इन लोगों को यहाँ पर पूछ लिया जाता है तो ये ध्यान रखेंगे। अगला, अगस्तो सोफ्ट, अगस्तो सोफ्ट, ये भी कलाकार आपसे पूछ लिया जाता है कि सिख राजाओं से संबंधित या पंजाब में ये कार्यरत था, ठीक है। और कहा जाता है कि इसे पंजाब में, ठीक है, चूंकि ये सिगरेट वाली पाइप पीता था तो सिगरेट वाली पाइप को, ठीक है, इसने अपने चित्रों में या इस तरह से कुछ था तो पंजाब के जो सिख व्यक्ति थे उन्होंने इसको, ठीक है, ये समझ लिया कि ये नशा या जैसे धूम्रपान का आदि है, इसलिए उसको वहाँ के लोगों ने पीट कर इसको अधमरा कर दिया था, बिल्कुल समाप्त। मतलब कहने का ये कि अगस्तो सोफ्ट जो था इसकी मृत्यु विदेश में होती है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं कि कहा जाता है कि किस कलाकार को, ठीक है, किस विदेशी चित्रकार को भारत में पीट कर उसकी हत्या कर दी गई थी। हत्या नहीं हुई थी, लेकिन हाँ ये था कि थोड़ी देर और अगर जो इनकी धुलाई हो जाती तो कहीं ना कहीं हत्या भी हो जाती है, इनकी मृत्यु भी यही हो जाती। तो मरने की बिल्कुल स्थिति में थे, ठीक है, तो बच गए, फिर ये विदेश में जाते हैं और वहाँ पे उनकी मृत्यु हो जाती है। अगस्तो सोफ्ट, विदेश में इनका घर या ऑस्ट्रिया में इनका घर 7 उल्लुओं के घर के या 7 उल्लुओं के गली के नाम से मशहूर है। विधिवत चर्चा आपसे क्लास में इनसे होगी तो ये ध्यान रखेंगे। कुछ और भी आर्टिस्ट आते हैं, कुछ और भी आर्टिस्ट आते हैं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट आर्टिस्ट रहेंगे, ठीक है, जो कंपनी काल या अंग्रेजों के टाइम पीरियड में भारत में आते हैं और भारत में चित्रकारी का कार्य करते हैं। उसके बाद बात आती है, उसके बाद आती है भारतीय कलाकार। भारतीय कलाकार जो विशेष रूप से पटना नामक कला केंद्र पर कार्यरत थे। पटना कला केंद्र, पटना कला केंद्र पर कार्यरत थे, ठीक है। विधिवत चर्चा आपसे कंपनी शैली के बारे में, ठीक है, कंपनी शैली का मतलब पटना शैली, अधिकांश फोकस इन्हीं आर्टिस्टों पे होता है, इसलिए इन्हीं आर्टिस्टों का नाम लिया जाता है आपसे, ठीक है। तो ये ध्यान रखें, अगर विदेशी चित्रकारों को भी शामिल कर लिया जाता है तो उसमें कोई गलत नहीं है, ठीक है। अगर क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाए आपसे कि कंपनी शैली के आर्टिस्ट, ठीक है, कि कितने टाइप के आर्टिस्ट थे, तो भारतीय और अंग्रेज, ठीक है, भारतीय और विदेशी आर्टिस्ट जो थे दोनों ने मिल करके कंपनी शैली, कंपनी काल के दौरान या कंपनी शैली के दौरान कार्य किया। विशेष रूप से पटना शैली के परिप्रेक्ष्य में कंपनी शैली का नाम लिया जाता है, इसलिए फोकस कहाँ पर होता है, पटना शैली पे, ठीक है। पटना केंद्र पर भारतीय आर्टिस्ट कार्यरत थे, उनकी लिस्ट बड़ी लंबी है। सेवक राम है, झुमक लाल है, गोपाल चंद है, केहर सिंह है, ठीक है, शिवलाल है, डालू राम है, कई सारे आर्टिस्ट हैं जो पटना केंद्र पर चित्रकारी कर रहे थे, ठीक है। लिस्ट लंबी है, आगे उनकी बात बाद में करेंगे। फिर कंपनी शैली के दौरान हम कंपनी शैली के अंतर्गत कुछ मुख्य हेडिंग्स को देखते हैं कि इसका समय क्या होता है, इसमें चर्चा आपसे करेंगे। चरम काल क्या रहा इसका, कंपनी शैली का चरम काल क्या रहा, इस पे आपसे बात करते हैं। अन्य नाम क्या क्या थे, इस पे आपसे बात होगी। जान शैली, पुरुषों की शैली, ठीक है, एंग्लो ब्रिटिश शैली, ठीक है, अर्ध यूरोपीय शैली, इस तरह से इसके नाम दिए जाते हैं। तो अन्य नामों पे चर्चा आपसे की जाती है। खोज पे चर्चा की जाती है, किस किस धरातल पर चित्रण का कार्य हुआ, धरातल क्या रहा, कंपनी शैली में चित्रों का धरातल क्या रहा, उस पर बात करते हैं हम आपसे। हेडिंग वाइज माध्यम का रहा, ठीक है, चित्रों को बनाने का माध्यम क्या रहा, और चित्रकारों की लिस्ट क्या है। विशेष करके पटना केंद्र पर जो आर्टिस्ट यहाँ पर कार्यरत होते हैं, भारतीय आर्टिस्ट जो कार्यरत होते हैं, उनकी लिस्ट आपको चित्रकारों में दी जाती है, ठीक है, ये ध्यान रखें। लेकिन ये वाला भी आपका गलत नहीं है, इस प्रकार के क्वेश्चन पेपर में अभी तक नहीं आए हैं, इसलिए लोग इन पे बातें नहीं करते हैं, ठीक है। लेकिन भविष्य में ध्यान रखना, इस टाइप के क्वेश्चन भी पेपर में आपसे पूछे जा सकते हैं, तो ये बात ध्यान रखिए इतनी। चित्रकार कौन कौन से होंगे, कंपनी शैली की विशेषताएं क्या होगी कंपनी शैली की, तो इस प्रकार से हेडिंग द्वारा, इस प्रकार की हेडिंग्स के माध्यम से हम कंपनी शैली के बारे में अध्ययन करते हैं, ठीक है। तो भाग फर्स्ट में जो फर्स्ट टॉपिक था कंपनी शैली, कंपनी शैली को इस तरह से हम लोग पढ़ने वाले हैं
ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। इसमें जैसे सेवक राम है, कंपनी शैली का सबसे, भारतीय आर्टिस्टों में कंपनी शैली का सबसे अच्छा कलाकार जो माना जाता है वो सेवक राम माना जाता है। झुमक लाल, गोपाल चंद्र, गोपाल चंद्र, गोपाल चंद्र, केहर सिंह, शिवलाल, शिवलाल आदि बहुत सारे कलाकार हैं, लेकिन ये महत्वपूर्ण आर्टिस्टों में इनकी गिनती की जाती है। इसलिए आपसे इस टॉपिक पर बात होगी और इस तरह से आपसे बात की जाएगी कंपनी शैली के बारे में। ठीक है, ये ध्यान रखें। इसको चाहे तो आप नोट कर लें, लेकिन आप पहले इसको समझ लें, समझना बहुत जरूरी है। नोट के चक्कर में मत पड़े। वीडियो आपको मिल जाएगी, रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी, यूट्यूब पर भी मिल जाएगी। तो अगर आप लिखना चाहें तो इसको बाद में भी लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन चीज़ों को समझते चलना बहुत जरूरी है कि कंपनी शैली को हम इन हेडिंग्स के माध्यम से समाप्त करेंगे, या इन हेडिंग्स के द्वारा हम कंपनी शैली के बारे में पढ़ेंगे। समय की बात होगी आपसे, चरमकाल कब रहा कंपनी शैली का, अन्य नाम क्या होंगे इसके। ठीक है, खोज कैसे हुई 1943 कृषि मानक की जो बात की जाती है, धरातल, अभ्रक, हाथी दांत, कागज, कैनवास आदि चीजों पर हमें कंपनी शैली में चित्रण देखने को मिलता है। माध्यम क्या रहा, किस माध्यम में चित्र वहां पर बनाए गए। 2021 के पेपर में पहली बार कंपनी शैली का माध्यम पूछा गया था। ठीक है, और हम लोगों ने उस पर बहुत सारी चर्चाएं की थी और पेपर में क्वेश्चन भी आया, माध्यम भी सही हुआ। ठीक है, पहली बार वो माध्यम से लेकर के क्वेश्चन पेपर में आया है अभी तक। 2021 का जो टीजीटी का वो पेपर हुआ था उसमें कंपनी शैली के चित्रों का माध्यम पूछा गया था। ठीक है, तो ध्यान रखें, आपसे भी माध्यम की बात होगी। चित्रकार कौन कौन से रहे और क्या विशेषताएं हैं कंपनी शैली की, इन टॉपिक्स के माध्यम से इस हेडिंग में, पहले भाग की जो फर्स्ट हेडिंग है उसके अंतर्गत इन हेडिंग्स के द्वारा आपसे बात की जाएगी कंपनी शैली में। तो कंपनी शैली को हम इस तरीके से खत्म करेंगे। ठीक है, यह ध्यान रखें, इस तरह से चीजों को समाप्त करते हैं। उसके बाद भाग फर्स्ट में दूसरी जो हेडिंग आएगी, जो राजा वर्मा की हेडिंग हमने आपको डलवा रखी थी, कंपनी शैली से जन्मा कलाकार राजा वर्मा। क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है, राजा वर्मा से खूब पूछा जाता है कि राजा वर्मा, ठीक है, कि चित्रण शैली क्या है, तो यूरोपीय है, चित्रण तकनीक क्या है, यूरोपीय है, विषय क्या है, भारतीय है। तो इस प्रकार से राजा वर्मा से ढेर सारे क्वेश्चन बनते हैं और राजा वर्मा को भारतीय चित्रकारी है उसको उनकी देन क्या है, तो उस टॉपिक को उस हेडिंग के माध्यम से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इसको मिटा देते हैं फिलहाल। आवाज और वीडियो कंफर्म है दोनों? जी भैया, आ रहा है वीडियो सर, अच्छा आवाज भी आ रही है। चलो ठीक है। दूसरी हेडिंग आपकी थी भाग फर्स्ट में, कंपनी शैली से जन्मा कलाकार। कंपनी शैली से जन्मा कलाकार कौन सा था? राजा रवि वर्मा। बहुत महत्वपूर्ण कलाकार है। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण चित्रकार है, बहुत महत्वपूर्ण कलाकार हैं। ऐसा कोई एग्जाम नहीं, ऐसा कोई पेपर नहीं जिसमें इनसे प्रश्न न पूछा जाए। ठीक है, तो ध्यान रखिए, ऐसा कोई पेपर नहीं, चाहे नेट का पेपर ले लें, पीएचडी ले लें, नेट ले लें, डीएसएसबी ले लें, टीजीटी, पीजीटी, आरपीएससी के पेपर हों, चाहे जो भी कला से संबंधित जो भी कंपटीशन वाले एग्जाम हैं आपके, उसमें अगर राजा वर्मा से कोई क्वेश्चन ना आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। एक दो क्वेश्चन आपको इस कलाकार से जरूर मिलते हैं पेपर में। तो इसलिए इस कलाकार को बहुत ध्यान से पढ़ते हैं, बहुत विधिवत तरीके से पढ़ते हैं। हर एक हेडिंग इंपॉर्टेंट है, इसकी हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। इनका जन्म कहाँ हुआ, मृत्यु कहाँ हुई, कब जन्म हुआ, कब मृत्यु हुई, ठीक है, कौन कौन से इनके गुरु रहे हैं, ठीक है, कौन कौन से गुरु रहे हैं, चित्रण विषय क्या है, टेक्निक क्या है, धरातल क्या है, माध्यम क्या है। ठीक है, तो इन सारी हेडिंग्स के बारे में बात करते हैं। कौन कौन सी हेडिंग्स रहेंगी राजा वर्मा के बारे में, उसके बारे में समझते हैं। कौन कौन सी हेडिंग्स रहेंगी राजा रवि वर्मा, कौन कौन सी हेडिंग्स रहेंगी और किन हेडिंग्स के माध्यम से इनको हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो नंबर 1
जन्म व जन्म स्थान क्या होगा, इस पे बात करेंगे। दूसरी, मृत्यु व मृत्यु स्थान क्या होगा, क्योंकि दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है, मृत्यु भी पूछी जाती है, जन्म स्थान भी पूछा जाता है, मृत्यु स्थान भी पूछा जाता है, जन्म कब हुआ ये पूछा जाता है, मृत्यु कब हुई ये पूछी जाती है, जन्म कहाँ पर हुआ ये पूछा गया, मृत्यु कहाँ हुई ये पूछा गया। तीसरी हेडिंग बात करेंगे शिक्षा। शिक्षा बोल ले यहाँ या गुरु बोल ले कि कौन कौन से इनके गुरु रहे, कौन कौन से इनके शिक्षक रहे। चूंकि किसी आर्ट विद्यालय से इन्होंने शिक्षा नहीं ली थी, इनके गुरु थे। राज रजवाड़ों में जो राजकीय चित्रकार होते थे या राज रजवाड़ों में जो विदेशी चित्रकार आते थे, राजा महाराजाओं के चित्र बनाते थे, उन चित्रकारों से इन्होंने शिक्षा ली। कैसे, किस किस से शिक्षा लेते हैं, जैसे रामास्वामी नायडू हैं या नायस्कर हैं, उनसे शिक्षा लेते हैं, अलागी नायडू हैं उनसे शिक्षा लेते हैं, और एक थियोडोर जेंसन है उनसे शिक्षा लेते हैं। ठीक है, तो ये जो है ये इनके गुरु रहते हैं। ठीक है, ये इनके गुरु रहते हैं। और थियोडोर जेंसन ने राजा वर्मा को किस शर्त पे और किस टाइप से शिक्षा देने का निर्णय लिया या शर्त रखी, और कैसे उनको शिक्षा, विदेशी टेक्निक्स की शिक्षा यानी कि तैल माध्यम की शिक्षा उनको किस प्रकार से दी गई, कैसे उन्होंने हासिल की, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है थियोडोर जेंसन और राजा वर्मा और तिरुनाल अय्यम, जो त्रिवेंद्रम के राजा थे, जिनके दरबार में थियोडोर जेंसन आया हुआ था, और उसी समय राजा वर्मा तिरुनाल अय्यम के दरबार में एक अतिथि के तौर पर थे। ठीक है, तो कैसे उन तीनों लोगों के बीच क्या संबंध थे और किस तरह से राजा वर्मा ने शिक्षा ग्रहण की, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। जब बात होगी आपसे राजा वर्मा पे, तब वहां पर आपको हम आगे जाएंगे, और राजा वर्मा की जब विधिवत जब बात आपसे होगी, तब उसमें हम आपको बताएंगे कि किस तरह से राजा वर्मा ने चित्रकला की शिक्षा ली। इतने महान कलाकार के जीवन में क्या क्या स्थितियां, परिस्थितियां, कैसे किस समय में उसने किस प्रकार के चित्रों को सृजित किया, ठीक है, और उनको किस स्तर तक पहुंचाया, और किस तरह से उसने समाज में अपने आप को स्थापित किया, अपने चित्रों को स्थापित किया, और किस तरह से उसने समाज से लड़ा। ठीक है, इन सब के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग कलाकार है। ठीक है, ध्यान रखिए इस बात का। चौथा जो पॉइंट इनका आता है गुरु के बाद, ठीक है, तकनीक क्या है। टेक्निक पूछी जाती है कि राजा वर्मा की चित्रण तकनीक क्या है, चित्र शैली क्या है, चित्र स्टाइल क्या है, तो यूरोपीय पद्धति कही जाती है। पांचवा बात करते हैं विषय की, तो विषय इनके क्या होते हैं, भारतीय होते हैं, विषय भारतीय होते हैं, तकनीक पाश्चात्य होती है। ये सब ध्यान रखिए, पाश्चात्य पूछे, यूरोपीय पूछे, विदेशी पूछे, सब एक ही बात है, एक ही ऑप्शन आपको पेपर में मिलेगा। पहली बार 2018 के पेपर में, 2018 का जो नेट का एग्जाम हुआ था, पहली बार 100 नंबर का जो आया था लिखित, वो लास्ट एग्जाम था जो 100 नंबर का पेपर था, और लिखित पेपर था, मतलब वही पेपर था, ऑनलाइन एग्जाम नहीं हुआ था। उसमें एक क्वेश्चन आया कि राजा वर्मा की चित्रण शैली कैसी है, बाजारू है, यथार्थवादी है, और एक कोई ऑप्शन और था, और लास्ट में ऑप्शन था सभी। तो इस प्रकार से हम अगर सभी वाले ऑप्शन आते हैं तो चीजों को ध्यान से हम लोग पढ़ लेते हैं और सभी का ऑप्शन सही कर लेते हैं, तो वो वहां पर हमें ध्यान रखना पड़ता है। फिर उसके बाद छठा पॉइंट आता है माध्यम क्या है। माध्यम व धरातल, किस धरातल पे उन्होंने किस माध्यम में कार्य किया, इसके बारे में हम लोग इस हेडिंग के माध्यम से इस चीज के बारे में राजा वर्मा में कंप्लीट करते हैं। फिर सातवीं एक हेडिंग इनमें आती है राजा वर्मा में, जिस तरह से हमने बांट रखा है राजा वर्मा को, हेडिंग टू हेडिंग, पॉइंट टू पॉइंट क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाते हैं, इसलिए इसको हमने हेडिंग टू हेडिंग और पॉइंट टू पॉइंट चीजों को बांट रखा है, और उसी हिसाब से हम पढ़ते हैं। क्या है कि भारतीय कला को देन, भारतीय चित्रकला को देन क्या इन्होंने दिया, तो नंबर 1 में क्या दिया, फर्स्ट इसमें कर लेते हैं, रोमन अंक वाला फर्स्ट बना लेते हैं, और इन्होंने पहला जो सबसे बड़ा योगदान दिया भारतीय आर्ट को, या भारतीय आर्ट के क्षेत्र में इन्होंने जो योगदान दिया वो क्या था, आलियोग्राफी प्रेस। 1894 में एक बहुत बड़ी घटना होती है, 1894 में, कि राजा वर्मा ने जर्मन तकनीशियनों की सहायता से एक प्रेस स्थापित की, और उस प्रेस से जो चित्र निकले तो वो एक दूसरी देन हो जाती है कैलेंडर कला, कि भारत में कैलेंडर आर्ट का जन्मदाता, या जो कुछ कह लें कैलेंडर आर्ट। तो दो चीजें जो ऐसी हैं, ठीक है, जो भारतीय कला जगत में
सबसे महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं और पहली बार इस प्रकार की टेक्निक्स, इस प्रकार के चित्रों, इस प्रकार के चित्रों को, इस प्रकार की टेक्निक्स को या इस प्रकार की टेक्निक में कार्य करने वाले आर्टिस्टों में अग्रणी अग्रणी आर्टिस्ट माने जाते हैं। और इस प्रकार की टेक्निक्स, इस प्रकार के चित्र पहली बार राजा वर्मा ने भारत के लोगों को इस प्रकार के चित्रों से परिचित करवाया। तो इस प्रकार की हेडिंग से इसको खत्म करते हैं। उसके बाद एक पॉइंट आता है उपाधियां, कि राजा वर्मा को क्या क्या उपाधियां दी गई। उपाधियां भी इनको कई सारी मिलती हैं, ठीक है। राजकुमारों में चित्रकार, चित्रकारों में राजकुमार। राजा की उपाधि एक तो इनको मिलती है, कि राजा की उपाधि कब मिलती है, जब पे आपसे बात होगी कि कौन कौन सी उपाधियां इनको दी जाती हैं, हैं किसने कौन सी उपाधि दी, इसके बारे में चर्चा आपसे करेंगे। उसके बाद आता है प्रदर्शनियां व पुरस्कार। प्रदर्शनियां व पुरस्कार 1873 से प्रदर्शनियां इनकी शुरू हो जाती हैं और 1904, ठीक है, 1983, तो इस प्रकार की 1866 1866 को पुरस्कृत किया जाता है। चित्रों की बात आपसे हो, ये महत्वपूर्ण हेडिंग्स हो, इन हेडिंग्स के अंतर्गत, इन हेडिंग्स के माध्यम से या इन हेडिंग्स के द्वारा हम राजा वर्मा के बारे में कंप्लीटली जो भी चीजें, ठीक है, ये 1800 से 1906, तो इस प्रकार शुरू हुई और डेवलप हुई। वीडियो वाइज कुछ नहीं आ रहा सर। एक दो मिनट अगर आवाज आ जाएगा, थोड़ा सा रुक जाए। बहुत फंस रहा है वीडियो आवाज। अभी
अभी बताइए भाई, आवाज आ रही है? जी सर, आ रही अरे है। चलो, राजा वर्मा तक बात आपसे हो चुकी थी, और दूसरी हेडिंग जब उस भाग में चलेंगे तो 8 विद्यालयों की बात करते हैं, कला विद्यालयों की। तीसरा जो पार्ट था कला विद्यालय, कला विद्यालय डेट वाइज समझेंगे, ठीक है। डेट वाइज 8 विद्यालयों की बात आपसे होगी, किस डेट में किस कला विद्यालय की स्थापना होती, उस डेट को हम लोग लिखेंगे और विद्यालय के नाम को जानेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले 1850 की बात करते हैं, दूसरा 1854 की बात करते हैं, तीसरा 1857, चौथा फिर एक 1857 में स्थापित होता है, और उसके बाद 1875 की बात करते हैं। छठा विद्यालय जो होगा 1911 का होगा, सातवां 1919 में होगा, और आठवां जो होगा 1926, नवा 1927, और 10 नंबर 1927 के बाद आ जाएगा आपका 1935 व 1937। एक तो ये, उसके बाद एक विद्यालय आपका आ जाएगा 1935 1937, और उसके बाद 1942 12वां, फिर एक 1942 में बात करेंगे, फिर उसके बाद 1950, फिर उसके बाद हाँ ठीक है 1950, फिर उसके बाद 1950, और उसके बाद और छोड़ दीजिए, इतने ही 8 विद्यालय हम मुख्य रूप से देखते हैं। वहाँ पे 54 कौन सा है? 54 कोई नहीं, 50 में देखते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से इन डेट्स में, इतनी डेट्स में या इतने 8 विद्यालयों की फिलहाल चर्चा आपसे होगी। इसके अतिरिक्त कुछ 8 विद्यालय और भी होंगे, ठीक है। जैसे दून आर्ट स्कूल की बात आती है आपसे, तो 1935 या शायद 1937 के आसपास का है, कंफर्म नहीं है उसकी डेट, इसलिए उसको छोड़ रहे हैं। लेकिन फिलहाल इतने 8 विद्यालयों के बारे में आपको लर्न करना पड़ेगा। यहाँ से विद्यालय पूछे जाते हैं, पहला प्राचार्य पूछा जाता है, पहला भारतीय प्राचार्य पूछा जाता है। कौन कौन से विद्यालय हैं, नाम लिख लेते हैं, जगह का नाम लिखेंगे, बाकी आप समझ जाएंगे। तो मद्रास आर्ट कॉलेज, मद्रास, कलकत्ता, मुंबई, मुंबई का जे आर्ट कॉलेज, उसके बाद राजस्थान आर्ट कॉलेज या मदरसा हुनरी भी आप बोल सकते हैं। 75 में लाहौर आर्ट कॉलेज होगा। उसके बाद लखनऊ कला विद्यालय जो लखनऊ में है। उसके बाद 1919 कला भवन शांति निकेतन वाला। 1926 वकील आर्ट कॉलेज दिल्ली, वकील आर्ट कॉलेज दिल्ली की बात करेंगे। 27 इंदौर कला विद्यालय की बात आपसे होगी, देवला लीकर वाला इंदौर कला विद्यालय। 1935 व 37 वनस्थली विद्यापीठ, 1935 वनस्थली विद्यापीठ। 2 डेट्स यहाँ पर इसलिए लिखाई गई हैं, 2 डेट्स इसलिए लिखी हैं
चूंकि 1935 में वनस्थली विद्यापीठ या वनस्थली जो एक विश्वविद्यालय भी आप बोल सकते हैं, जो स्त्री शिक्षा के लिए स्थापित हुआ था, लेकिन इसमें 1935 में अगर वनस्थली विद्यापीठ की स्थापना आपसे पूछेगा तो अगर 1935 डेट ऑप्शन में है तो 1935 लगाइए। वैसे क्वेश्चन इस तरह से आता है कि वनस्थली विद्यापीठ में आर्ट विभाग की स्थापना या विजुअल आर्ट डिपार्टमेंट की स्थापना 1937 में की जाती है, देवकी नंदन शर्मा। ठीक है, नाम याद रखेंगे। 1935 में स्थापित वनस्थली विद्यापीठ एक विद्यालय था या विश्वविद्यालय था, उसमें 1937 ईस्वी में विजुअल आर्ट यानी कि दृश्य आर्ट विभाग की स्थापना की जाती है। ठीक है, ये ध्यान रखिए इतना। ठीक है, और इसी वनस्थली विद्यापीठ में जो आर्ट विभाग स्थापित हुआ था उसमें भित्ति चित्रण की शिक्षा दी जाती है। इसलिए दो कारणों से क्वेश्चन पूछा जाता है कि वनस्थली विद्यापीठ किस लिए या किस लिए जाना जाता है, तो स्त्री शिक्षा के लिए। भित्ति चित्रण की परंपरा की शिक्षा देने के लिए कौन सा आर्ट विद्यालय फेमस है, तो वनस्थली विद्यापीठ। ठीक है, तो दो क्वेश्चन इसके आते हैं। एक में ऑप्शन स्त्री शिक्षा वाला होता है तो भित्ति चित्रण वाला नहीं होता है, और जब भित्ति चित्रण वाला होता है तो स्त्री शिक्षा वाला नहीं होता है। ये ध्यान रखें। 1942 दिल्ली पॉलिटेक्निक आर्ट विद्यालय। ठीक है, ये दिल्ली आर्ट स्कूल की बात करते हैं। फिर 1942 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय में, ठीक है, आर्ट विभाग की स्थापना होती है। ये बात आप ध्यान रखेंगे 1942 में, जिसके खितिमनाथ मजूमदार पहले विभागाध्यक्ष बनते हैं, वो बात ध्यान रखें। 1950 में महाराजा सियाजीराव विश्वविद्यालय जो है उसमें आर्ट विभाग की स्थापना होती है, और उसके पहले जो भी अध्यक्ष या प्राचार्य या जो भी आप बोल ले NS बिंद्रे के संरक्षण में वहां पर काम शुरू होता है। 1950 BHU के पास चलते हैं। BHU में आर्ट विभाग की स्थापना होती है 1950 में। BHU की बात करते हैं। ठीक है, और भी कई हैं, जैसे दून आर्ट स्कूल की बात हमने आपसे नहीं की क्योंकि उसकी डेट मुझे कंफर्म नहीं है, इसलिए उसको छोड़ रहे हैं यहाँ पर। उसके बाद एक और आता है चित्र कला परिषद बंगलुरु, जिसकी स्थापना 1960 में होती है, और उस परिषद में 1964 में आर्ट विभाग की स्थापना की जाती है। तो और छोटे छोटे विद्यालय होंगे जिनसे आपकी बात होगी, जिनमें आपसे बात होगी। ठीक है, उस पर चर्चा बाद में करेंगे, लेकिन ये महत्वपूर्ण कला विद्यालय हैं, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं, इसलिए इन पर चर्चा आपसे यहाँ पर हमने कर ली है। इनको हम लोग विधिवत पढ़ेंगे चल करके। उसके बाद बात करते हैं संघर्ष। हाँ बताइए सर, ये लास्ट में 1950 में क्या बताया है? BHU जो विश्वविद्यालय है उसमें आर्ट विभाग की स्थापना। कला विभाग की स्थापना कंफर्म है? बढ़े आगे? ठीक है। इसी प्रकार से, इसी टाइप से भाग फर्स्ट में चौथी एक हेडिंग हमने आपको दी थी, संग्रहालय वाली, कला दीर्घाओं वाली। तो संग्रहालयों में आप जानते हैं प्रत्येक संग्रहालय की डेट तो बहुत कम मिलती है, लेकिन हम कुछ संग्रहालयों के नाम आपसे ले लेते हैं। उन संग्रहालयों की चर्चा आपसे उस हेडिंग के अंतर्गत होगी। जैसे इंडियन म्यूजियम कोलकाता की बात करेंगे, नगर पालिका परिषद संग्रहालय की बात करेंगे, नेशनल म्यूजियम दिल्ली की बात करेंगे। ठीक है, पटना म्यूजियम की बात होगी, चंडीगढ़ म्यूजियम की बात होगी, राजकीय संग्रहालय लखनऊ की बात आपसे होगी। ठीक है, इसी प्रकार के बहुत सारे संग्रहालय हैं जिनकी बात आपसे वहां पर होगी। दीर्घाओं का मतलब ये है कि वर्तमान समय में कितनी कला दीर्घाएं स्थापित की गई हैं, उन पे चर्चा आपसे वहां पर की जाएगी। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। एक मिनट रुक जाइएगा, थोड़ा सा लाइट चली गई है, इसको जोड़ लें थोड़ा सा, अभी बात करते हैं यहाँ पर। क्लियर दिख रहा है, पहले ब्लर दिख रहा था। हाँ? सर अभी क्लियर दिख ब्लर रहा है, दिख रहा लाइट नहीं, हाँ वरना लाइट की चमक पड़ रही है उससे। अच्छा, आप कम लाइट में अच्छा दिखता है सर। अब बढ़िया दिखता है सर। अरे तो पहले बताना चाहिए था। सर दूसरी साइड पहले से वाले भी अच्छा लिख दिख रहा है। दीजिए। हाँ भैया, पहले से अच्छा दिख रहा है अब। सर बोर्ड 1942 वैसे वाले चमकने लगता है। ठीक है भैया, ठीक है, हो जाए, छोड़ दीजिए। कोई कुछ पूछ रहा है, पूछ लेने दीजिए उनको।
1942 में दो आर्ट विद्यालयों की स्थापना होती है, ठीक है। एक तो दिल्ली पॉलिटेक्निक कला विद्यालय की बात होती है आपसे, और दूसरा इलाहाबाद विश्वविद्यालय में फाइन आर्ट विभाग की स्थापना की जाती है 1942 में ही। तो 1942 में 2 आर्ट विभाग या 2 आर्ट विद्यालयों की बात आपसे की जाती है 1942 में। इसी प्रकार से 50 में 2 हैं, एक महाराजा सियाजीराव विश्वविद्यालय जो उदयपुर में है, उसमें फाइन आर्ट विभाग की स्थापना 1950 में, और दूसरा जो BHU है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, उसमें भी आर्ट विभाग की स्थापना 1950 के आसपास की जाती है। इसलिए वो डेट सेम टू सेम है, ये ध्यान रखिएगा। क्षेत्रीय शैलियां सर जी आ रहे हैं, उस पर भी आ रहे हैं, अभी उस पर भी आ रहे हैं। कुछ हेडिंग्स और हैं, ठीक है, कुछ हेडिंग्स और हैं, जैसे विभिन्न संग्रहालयों की बात आपसे होगी यहाँ पर, कला दीर्घाओं की बात यहाँ पर, और संस्थाएं की बात होगी। कला ये जो आपकी दिल्ली की एकेडमी है, आपकी केंद्रीय एकेडमी, उसकी बात आपसे होगी। इसके जो क्षेत्रीय मतलब कार्यालय हैं, इंडियन आर्ट सोसाइटी की बात होगी, इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की बात होगी, ठीक है। संगीत एकेडमी की बात होगी, भारतेंदु विश्वविद्यालय की बात होगी जो लखनऊ में आपका है, साहित्य एकेडमी की बात होगी। तो इस प्रकार से कुछ संस्थाएं हैं, कुछ दीर्घाएं हैं, कुछ संग्रहालय हैं, जिनकी बात आपसे यहाँ पर की जाएगी विधिवत तरीके से, ठीक है। ये ध्यान रखिए इतना। उसके बाद एक और हेडिंग बचती है इसमें, ठीक है, चौथी हेडिंग बना लेते हैं, ठीक है, कि कंपनी काल के दौरान कुछ क्षेत्रीय आर्ट मतलब ये था कुछ क्षेत्रीय शैलियों। क्षेत्रीय शैलियों का मतलब ये है, क्षेत्रीय शैलियां कि जिस समय भारत में यूरोपीय आर्ट का बोलबाला था, उस समय भारत के जो क्षेत्रीय केंद्र थे या जो छोटे छोटे राज रजवाड़े थे, उन राज रजवाड़ों के संरक्षण में जो चित्रकार कार्य कर रहे थे, तो उन चित्रकारों के चित्रों की जो शैलियाँ थी या चित्रों की जो टेक्निक्स थी, जो विशेषताएं थी, ठीक है, उनको उन क्षेत्रीय स्थानों के नाम पर उनके चित्रों की शैली का नामकरण कर दिया गया। जैसे उड़ीसा में जो पटचित्र बने उसे उड़ीसा के पटचित्र कह दिया गया, तंजौर में जो चित्र बने उसको तंजौर शैली बोल दिया गया, और मैसूर में जो चित्र बने उसको मैसूर शैली बोल दिया गया। और कोलकाता में काली माता के मंदिर के पास में या काली घाट में, ठीक है, काली घाट में काली माता का मंदिर था, उस मंदिर के आसपास या उस मंदिर के आसपास लगने वाले मेले में जो चित्रकार चित्र बना करके बेचते थे, उन चित्रों की शैली को कालीघाट शैली के नाम से संबोधित किया गया। तो इस प्रकार से कुछ क्षेत्रीय शैलियां भारत में चलती हैं, वही कालीघाट शैली अंग्रेजों के समय ही, कि जिस समय अंग्रेजी चित्रकारी भारत में हावी थी, उस समय कुछ क्षेत्रीय शैलियां चल रही थी जिन पे यूरोपीय इफेक्ट नाम मात्र का था। कुछ स्थानों पर यूरोपीय इफेक्ट पहुंचा, लेकिन कुछ में नहीं भी पहुंचा। कालीघाट शैली को हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे, उड़ीसा के पटचित्रों के बारे में पढ़ेंगे, उड़ीसा के पटचित्रों के बारे में आपसे पढ़ेंगे। तीसरा, तंजौर शैली के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, तंजौर शैली। चौथा, मैसूर शैली के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, मैसूर शैली। और पांचवा, कालीघाट, उड़ीसा, तंजौर, मैसूर, और कौन सी बची, कालीघाट, उड़ीसा, तंजौर, मैसूर, 4 ही हैं विशेष तरीके से। बाकी और भी हैं, वो फोक आर्ट के अंतर्गत आती हैं, जैसे मधुबनी शैली है या जैसे जो कुछ है वो अपनी फोक आर्ट के अंतर्गत आती है, वो आज भी चल रही है, वो अलग बात है। कालीघाट हो गई, उड़ीसा हो गई, तंजौर हो गई, मैसूर हो गई, 4 ही हैं, 4 ही क्षेत्रीय शैलियों को हम मुख्य रूप से वहाँ पर पढ़ते हैं, ठीक है। इन्हीं हम क्षेत्रीय शैलियों को वहाँ पर पढ़ लेते हैं, जो अंग्रेजों के टाइम पीरियड में क्षेत्रीय राजा जो थे, जो छोटे राज रजवाड़ों से संबंधित जो राजा थे, उन राजाओं के संरक्षण में जो चित्रकार कार्य कर रहे थे, उनको हम क्षेत्रीय शैलियों के नाम से संबोधित करते हैं। तो इस प्रकार से आपका भाग फर्स्ट समाप्त करेंगे और इन सारे टॉपिकों पर आपसे बात की जाएगी। यहाँ तक कंफर्म हो गया होगा, और फिर भाग 2 पे चलते हैं। भाग 2 बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है,
ये ध्यान रखेंगे। बढ़े आगे। डेट वाइज याद कर लीजिएगा, जो भी चीजें हैं उनको डेट वाइज पढ़ लीजिएगा, क्योंकि आगे आप नेट का एग्जाम देंगे, DSSB का एग्जाम देंगे, KVS NVS, अब लगभग हर जगह इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिनमें डेट या तारीख बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो जो भी पढ़ें डेट वाइज पढ़ें, जो भी चीज पढ़ें, आगे चित्रकार भी आप जब पढ़ें तो डेट वाइज पढ़ें, यानी कि जिस हेडिंग के अंतर्गत जितने भी चित्रकार आप पढ़ेंगे सारे के सारे डेट वाइज पढ़ेंगे सीरियल से। ये नहीं कि पहले कुछ और लिखा दें फिर बाद में उसके बाद वाला लिखा दें, जो भी पढ़ेंगे डेट वाइज पढ़ेंगे, क्रम से पढ़ेंगे, विधिवत तरीके से पढ़ेंगे। खत्म करें, बढ़े आगे। बढ़ते हैं आगे भाग 2 पे। भाग 2 पे चलते हैं। भाग 2 बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है। सेक्शन 2 पे चलते हैं और पहली हेडिंग क्या थी इसके अंतर्गत? भारतीय पुनरुत्थान काल। भारतीय पुनरुत्थान काल, E.V. हैवेल। ये नाम इसलिए हम लिखे 1861 के हैं E.V. हैवेल। 1861 इंग्लैंड में जन्म होता है इनका और 84 में भारत में इनका आगमन होता है 1884 में। चलिए बात करते हैं। तो भारतीय पुनरुत्थान काल कल ही आपसे इस पे बात हुई थी कि 19वीं सदी के अंत में भारतीय चित्र कला जो थी वो अपना अस्तित्व छोड़ देने के कगार पर थी। उसी समय 1884 ईस्वी के आसपास मद्रास आर्ट कॉलेज में निदेशक के पद पे एक विद्वान की नियुक्ति होती है जिसका नाम था E.V. हैवेल। E.V. हैवेल ने 1884 से 1894 ईस्वी के मध्य लगभग 10 वर्षों तक, ठीक है, लगभग 10 वर्षों तक उन्होंने भारत के विभिन्न कला केंद्रों की यात्राएं की, उनके बारे में देखा, उनके बारे में पुस्तकें लिखी और उसके पश्चात उन्होंने यहाँ के जो भारतीय जो विद्यार्थी थे, जो भारतीय आर्टिस्ट थे, वे जिस तरह से यूरोपीय चित्रों की नकल करने में लगे हुए थे या पड़े हुए थे, ठीक है, उनको देख करके E.V. हैवेल बहुत ही दुखित हुए। क्योंकि एक अच्छे अध्यापक के अंदर गुण होते हैं कि वो अपने जो शिष्य होते हैं, जो बच्चे होते हैं, उनको ऊंचाइयों पर जाने के लिए उनको हमेशा प्रेरित करते रहते हैं। इसी प्रकार से उन्होंने जब ये देखा होगा, जब वो मद्रास आए होंगे या यहाँ के जो आर्ट विद्यालय थे, उन आर्ट विद्यालयों में या आर्ट विद्यालयों के बाहर जो चित्रकार चित्र बना रहे थे वो विदेशी चित्रों की नकल करने में पड़े हुए थे। इधर E.V. हैवेल इस बात को समझने के लिए यहाँ के जो कला केंद्र अजंता, एलोरा, बाग, बादामी, मुगल, पहाड़ी, राजस्थानी, भाजा, काले, सांची, बौद्ध स्तूप, जो भी मतलब कला केंद्र थे, उन सब चीजों का उसने गहन अध्ययन किया। 10 वर्षों तक, लगातार 10 वर्षों तक उन्होंने भारतीय संस्कृति को इधर उधर देखा, खजुराहो, जो भी मंदिर वगैरह या गुफाएं या जो भी चित्रकला शैलियां, सबके बारे में उन्होंने विधिवत अध्ययन किया और यह निष्कर्ष निकाला, ठीक है। 1884 से 1894 के मध्य E.V. हैवेल ने लगभग 10 वर्षों तक भारतीय कला का गहन अध्ययन किया और यह निष्कर्ष निकाला कि यूरोपीय आर्ट जो है वो भौतिकतावादी है और भारतीय आर्ट जो है वो आत्मा के अत्यधिक निकट है। अतः उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि भारतीय चित्रकारों को यूरोपीय चित्रकला की नकल करनी छोड़ देनी चाहिए और अपनी प्राचीन परंपराओं जैसे अजंता, एलोरा, बाग, बादामी, सित्तर, सिगरिया, अजंता, ठीक है, राजस्थानी, मुगल, पहाड़ी, इन सबको देख करके या इन सब से सीख करके अपनी परंपराओं पर आधारित कार्य करना चाहिए और नई चित्र शैली को जन्म देना चाहिए, ठीक है। तो इस प्रकार से इन्होंने आह्वान किया। बहुत से लोगों ने इनकी बात सुनी, बहुत से लोगों ने इनकी बात नहीं सुनी। कुछ इतिहासकार इनके समर्थन में आए, जैसे O.C. गांगुली, पर्सी ब्राउन, आनंद कुमार स्वामी जैसे लोगों ने इनके मत और इनको विचारों का समर्थन दिया कि जो भारतीय कलाकार हैं, जो भारतीय चित्रकार हैं, इनको विदेशी परंपराओं को छोड़ देना चाहिए या विदेशी टेक्निक्स पर आधारित चित्र
ना बना करके अपने वहाँ जो प्राचीन परंपराएं थी उन पर आधारित चित्रों का निर्माण करना चाहिए और नए चित्रों को जन्म देना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग पुनरुत्थान काल के अंतर्गत चीजों को पढ़ने वाले हैं। पुनरुत्थान काल के अंतर्गत इन सब चीजों को पढ़ेंगे। इसी पुनरुत्थान काल को पढ़ने के पश्चात इस पुनरुत्थान काल का जो वास्तविक जन्मदाता था, इस पुनर्जागृत का जन्मदाता था, ठीक है, गॉडफादर बोल लें या जो भी बोल लें, ठीक है, ईवी हेवल के बारे में आपसे चर्चा होगी कि ईवी हेवल ने जन्म कहाँ पर लिया, शिक्षा कहाँ पर हुई, कौन से शिक्षक थे, कला इतिहासकार के साथ साथ शिक्षक थे, प्लस कार्टूनिस्ट थे, चित्रकार भी थे। इनकी पुस्तकों के बारे में बात आपसे होगी, इनकी पुस्तकों के बारे में आपसे बात होगी, जैसे हैंडबुक ऑफ हिमालयन आर्ट, पवित्र नगर बनारस, मेडवेल इंडियन हिस्ट्री, ठीक है, और इस प्रकार से भारतीय स्कल्पचर एंड पेंटिंग, जो इनकी ढेर सारी पुस्तक हैं उन बुक्स के बारे में आपसे बात होगी, इनके जो भी चित्र हैं उस पर बात होगी, और जो भी इनका भारतीय चित्रकला में जो भी योगदान है उस पर बात करेंगे। उसके बाद भाग 2 के अंतर्गत दूसरी हेडिंग आती है पुनरुत्थान कालीन चित्रकला शैली। पुनरुत्थान कालीन चित्रकला शैली। तो कल ही आपसे हमने बात की थी, कौन सी शैली थी? बंगाल शैली। बंगाल शैली के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। वही ईवी हेवल जिन्होंने भारतीय आर्टिस्टों से ये आह्वान किया था, ये विनती की थी, ये निवेदन किया था कि आप यूरोपीय परंपराओं को छोड़ दीजिए और भारतीय परंपराओं पर आधारित चित्रण की नई टेक्निक्स को डेवलप कीजिए और नए टेक्निक पर आधारित चित्रों का निर्माण कीजिए। उनकी इन बातों को, उनके इन विचारों को जिस विद्वान ने आत्मसात किया, वो लड़का जो था, वो विद्वान जो था, या इतिहास वो लड़का जो था या वो जो शिष्य था, ठीक है, वो था अवनींद्रनाथ ठाकुर। कौन थे? अवनींद्रनाथ ठाकुर। अवनींद्रनाथ ठाकुर ईवी हेवल के विचारों को उन्होंने समझा, उन्होंने उनके विचारों को समझा, उनके विचारों को आत्मसात किया और एक नई टेक्निक का, एक नए आंदोलन का गठन किया, और उस नए आंदोलन का नाम क्या था? बंगाल स्कूल, या बंगाल कला आंदोलन, या बंगाल स्कूल बोल लें, या बंगाल शैली बोल लें, ठाकुर शैली बोल लें, पुनरुत्थान शैली बोल लें, कुछ भी आप बोल सकते हैं, वाद शैली भी बोल सकते हैं। विषय इनके क्या थे? प्राचीन ही थे, जैसे रामायण, महाभारत, ऐतिहासिक ग्रंथ, मुगल शैलियों में जो भी चित्र बने उस पर आधारित चित्रण का काम करना, अकबर से संबंधित चित्र मतलब बनाना। तो जो भी इनके विषय थे वो भारतीय थे, प्राचीन भारतीय विषय। टेक्निक, अब चित्रों को बनाने की टेक्निक, इन्होंने एक नई टेक्निक डेवलप की, जिसकी सहायता, उस टेक्निक में इन्होंने 2 तकनीकों का इस्तेमाल किया। कौन सी नई टेक्निक डेवलप की? वाद शैली। वैसे वाद शैली कहाँ की प्रसिद्ध है? जापान की। वैसे वाद शैली या वाद टेक्निक कहाँ की प्रसिद्ध है? जापान की। लेकिन भारतीय वाद शैली की क्या विशेषता थी? आखिर कुछ तो भिन्न रही होगी भारतीय वाद शैली, आखिर कुछ तो भिन्न रहा होगा, इसलिए इसको वाद शैली का नाम दिया गया। चुरा नहीं सकते, क्योंकि इनको एक नई टेक्निक्स डेवलप होनी थी। चुराते हैं अगर जो तो चोरी का इल्जाम लगता, अब उनको एक नई टेक्निक चाहिए। तो इन्होंने, अच्छा, जापान की वाद शैली में प्योर जल रंगों का इस्तेमाल किया जाता है, जबकि बंगाल स्कूल के आर्टिस्टों ने जिस वाद शैली को जन्म दिया या जिस वाद शैली में उन्होंने चित्र बनाए, इसमें उन्होंने जल रंगों के साथ साथ टेम्परा रंगों का भी उपयोग किया। इसलिए आप कभी पढ़े होंगे या आप देखे होंगे एनजीएमई की वेबसाइट पे या नेशनल म्यूजियम के संग्रहालय में वाद शैली के चित्र, अगर अवनींद्रनाथ ठाकुर, नंदलाल बोस, छितिन्द्रनाथ मजूमदार, इन आर्टिस्टों के चित्र अगर आपने देखे होंगे तो उन चित्रों के ब्रैकेट में जो मीडियम लिखा होता है वो वाद एंड टेम्परा लिखा होता है। उसका कारण यही है कि बंगाल स्कूल में जिस वाद शैली में काम हुआ उसमें दूसरी नई चीज क्या इन आर्टिस्टों ने मिलाई थी। एक तो वाद जो मेन वाद थी वो जापान की टेक्निक्स को इन्होंने लिया और उसमें टेम्परा माध्यम, यानी कि जो भारत की टेम्परा पद्धति थी उस टेम्परा पद्धति में भी रंग लगाया। यानी कि बंगाल स्कूल के कलाकारों की जो वाद शैली थी या चित्रों को रंगने की जो टेक्निक्स थी उसमें जल और टेम्परा पद्धति दोनों रंगों का इस्तेमाल किया जाता था। आरंभिक चित्र को वाद पद्धति में और जो उसका फाइनल टच दिया जाता था तो टेम्परा माध्यम में दिया जाता था। इसलिए अधिकतर जो उसमें मेन टेक्निक्स थी
वो जल रंगों के द्वारा मतलब अधिकतर या अधिकांश जो चित्र था वो जल रंगों की टेक्निक से इस्तेमाल होता था, इसलिए जल रंग का महत्वपूर्ण स्थान है इसमें वाश टेक्निक पे। ठीक है, ये ध्यान रखें। मेनली वाश शैली या वाश टेक्निक किस देश की देन है? तो जापान की देन है। जापान की वाश शैली में या वाश टेक्निक में भारतीय आर्टिस्टों ने टेम्परा टेक्निक को मिलाया और एक नई वाश शैली को जन्म दिया जिसको बंगाल की वाश शैली के नाम से जाना जाता है। इसके बारे में इस तरह से आपसे चर्चा होगी। अब बंगाल शैली के चित्रकारों पर अगर जो हम बात करें कि बंगाल शैली के कौन कौन से कलाकार थे जिनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले 1871 की बात करेंगे, डेट वाइज कलाकारों की बात होगी। 1871 में अवनी बाबू की बात करेंगे, यानी कि अवनीनाथ ठाकुर की बात करेंगे। 1875 में सुनैना देवी की बात करेंगे, जो अवनीनाथ ठाकुर की बहन थी, सुनैना देवी। उसके बाद तीसरा नंदलाल बोस की बात करेंगे, 1882। नंद बाबू की बात करेंगे, छोटा रूप लिखेंगे, बड़े नाम नहीं लिखेंगे। चौथा 1885 में लिखेंगे पीके चटर्जी, प्रमोद कुमार चटर्जी, इनकी भी बात आपसे करेंगे। पांचवा 1887 के वेंकटप्पा की बात करेंगे आपसे, के वेंकटप्पा। और दूसरे हैं वीरेश्वर सेन। वीरेश्वर सेन, एक मिनट रुक जाइएगा बेटा थोड़ा सा, नहीं वीरेश्वर सेन नहीं, 97 में। ठीक है, वीरेश्वर सेन 97 में। उसके बाद 1888 की बात करेंगे तो 88 में शारदा चरण वकील को पढ़ेंगे हम लोग। शारदा वकील की बात आपसे होगी, एससी वकील भी लिख सकते थे हम। 1890 में दो कलाकारों की आपसे बात होगी, एक तो शैलेंद्र नाथ डे की बात करेंगे और हलदार जी की बात करेंगे। तो शैलेंद्र नाथ डे की बात करेंगे और हलदार जी की बात करेंगे। ठीक है, उसके बाद 1891 में KN मजूमदार की बात करेंगे, जिनको हम सतीन्द्रनाथ मजूमदार भी बोलते हैं। उसके बाद 1892 में है, कौन से हैं? सुरेंद्र नाथ कर। एक 92, हाँ सुरेंद्र नाथ कर हैं, सुरेंद्र नाथ कर। उसके बाद 1895 की बात करेंगे तो मुकुल चंद डे को पढ़ेंगे हम लोग, मुकुल चंद डे। उसके बाद 1897 में वीरेश्वर सेन की बात करते हैं, वीरेश्वर सेन। और उसके बाद 1899 की बात करेंगे तो DP को बंगाल शैली में पढ़ेंगे हम लोग, DP राय चौधरी। उसके बाद 1900 कालीपाड़ा घोसाल कब का है? कालीपाड़ा घोसाल 1906 का है। कालीपाड़ा घोसाल बंगाल शैली का अंतिम कलाकार माना जाता है। और फिर 1912 में बात करेंगे रानी चंदा की, रानी चंदा। तो इस प्रकार से बंगाल शैली के जो मेन कलाकार हैं उनको इस तरह से हम लोग डेट वाइज पढ़ेंगे चल करके। अन्य कलाकार भी बसते हैं यहाँ पर, ठीक है, अन्य आर्टिस्टों में भी यहाँ पर बात आपसे होती है, ठीक है, लेकिन वो छोटे छोटे आर्टिस्ट हैं, एक एक दो के नाम हैं, जैसे हकीम मोहम्मद की बात होती है, ठीक है, नागहट्टी की बात होती है, और एक आपके हैं प्रमोद कुमार चटर्जी, तो पुलिन बिहारी दत्त की बात आपसे होगी वहाँ पर। तो इस प्रकार से अन्य जो बंगाल शैली के कलाकार हैं उन पे चर्चा आपसे क्लास के दौरान की जाएगी। तो इस प्रकार से बंगाल शैली का जो दूसरा है पुनरुत्थानकालीन चित्रकला शैली बंगाल शैली, और बंगाल शैली के कलाकारों की लिस्ट इस प्रकार से हम खत्म करते हैं। 71 के अवनी बाबू हैं, 75 की सुनैना देवी को पढ़ते हैं, 1882 में नंदलाल बोस को पढ़ेंगे, 85 में प्रमोद कुमार चटर्जी की बात होगी, 87 में के वेंकटप्पा की बात होगी, 88 में शारदा चरण वकील की बात करेंगे, 90 में दो कलाकार हैं, एक तो शैलेंद्र नाथ डे और दूसरा आशीष कुमार हलदार, 1891 में सतीन्द्रनाथ मजूमदार को पढ़ेंगे, 1892 में सुरेंद्र नाथ कर को पढ़ेंगे, 95 में मुकुल चंद डे से मुलाकात करेंगे, 97 में वीरेश्वर सेन से मिलेंगे, 99 में DP राय चौधरी से मुलाकात करेंगे, उनकी ट्रम्प ऑफ लेबर वाली मरीना बीच चेन्नई की बात करेंगे, और कालीपाड़ा घोसाल 1906 का कलाकार जिसको बंगाल शैली का अंतिम कलाकार भी कहा जाता है, और 1912 में रानी चंदा की बात करेंगे। ठीक, तो इस प्रकार से बंगाल शैली के कलाकारों को हम लोग खत्म करेंगे। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा इतना।
सर 87 के समरेंद्रनाथ सर गुप्त भी रविंद्रनाथ पढ़ेंगे। टैगोर में है। हाँ 87 में समरेंद्र भी हैं, समरेंद्र एसएन गुप्त गुप्त भी हैं। छोटे से हैं, बहुत ज्यादा इनमें है नहीं कुछ, लेकिन बस इम्पोर्टेंट इसलिए हैं क्योंकि लाहौर आर्ट स्कूल में जो प्राचार्य बनते हैं जा करके, इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। और एक दो छापा चित्र भी इनके हैं, और एक इनका शिष्य भी है सर AR रविंद्रनाथ टैगोर। चुगताई है। सर रविंद्रनाथ ठाकुर। कहाँ रविन्द्रनाथ ठाकुर? वो रविन्द्रनाथ ठाकुर कहाँ से आ गए? बंगाल शैली के नहीं है सर? बंगाल शैली कैसे हैं बताओ? रविंद्रनाथ के सर पूछ है ना, उनको बंगाल शैली से उनका कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने बंगाल शैली या बंगाल शैली की विशेषताओं या बंगाल शैली की टेक्निक्स, किसी भी प्रकार से उन्होंने बंगाल शैली के किसी भी टेक्निक्स या उसमें उन्होंने कार्य नहीं किया, इसलिए उनको अलग से पढ़ते हैं। अभी जब इसमें आएगा विरक्त कलाकार, अब दूसरी हेडिंग देखते हैं विरक्त कलाकारों की। तीसरा जो पॉइंट आता है भाग 2 में, विरक्त कलाकार, जिनको हम कहते हैं नई दिशाएं, जिनको हम क्या कहते हैं कि बंगाल शैली से हटकर कार्य करने वाले कलाकार या चित्रकार। ठीक है, इस प्रकार से इसको हम पढ़ते हैं। अब इनमें हम उन आर्टिस्टों की लिस्ट बनाएंगे जो नई दिशाएं या विरक्त कलाकार या बंगाल शैली से हटकर कार्य करने वाले कलाकार, यानी कि वे आर्टिस्ट इसमें आएंगे कि जिस समय बंगाल शैली का प्रारंभ हुआ और जिस तरह से वो अपने चरमोत्कर्ष पर हुई, जिस तरह से उसने पूरे भारत में या उस समय जो भारत था, पाकिस्तान, ये सब अलग अलग नहीं था, ये सब एक ही में था। जिस प्रकार से उसने पूरे भारत में जिस तरह से अपनी मजबूती बनाए रखे हुआ था, जिस प्रकार से बंगाल शैली ने अपनी मजबूती को बनाए रखे हुई थी कि ठीक इतना ज्यादा वो फैली थी, ठीक है, कि बिना उसमें कार्य किए हुए कोई भी आर्टिस्ट बच नहीं सकता था। क्योंकि जितने भी आर्ट विद्यालय थे, ठीक है, कला विद्यालय थे, उनमें बंगाल शैली की ही शिक्षा दी जा रही थी, जैसे यूरोपीय पद्धति की शिक्षा बंगाल शैली के आने से पहले दी जाती थी। उसी प्रकार से कि इसी टाइप से क्या हुआ कि बंगाल शैली का इतना ज्यादा बोलबाला हो गया कि 1950, 47, 50 तक ये इस शैली के कलाकार इतने ज्यादा हो गए कि बंगाल शैली के अलावा कुछ दिख ही नहीं रहा था लोगों को। और आप जानते हैं प्रकृति का नियम है, चाहे चित्रकला रही हो, मूर्ति आर्ट मतलब स्कल्पचर आर्ट रही हो, आर्किटेक्चर आर्ट रही हो, या हम आज के वर्तमान में अगर खुद कोई इस बात पे ले ले, ठीक है, कि हम बहुत दिन तक एक ही शैली या एक ही स्टाइल में नहीं रहते हैं, रोजाना कुछ ना कुछ बदलते रहते हैं। ठीक है, 2-4 महीना बाद या 1 साल बाद, 2 साल बाद हम क्या देखते हैं कि हमारे आसपास कुछ नए परिधान आते हैं, ठीक है, नए बदलाव आते हैं, नए व्यंजन आते हैं, लोगों के बोलचाल में बदलाव आ जाते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा होता है। तो इसी प्रकार से चित्रकला शैली थी। पहले विदेशी परंपरा में लोगों ने कार्य किया, उससे जब उब गए तो बंगाल शैली आई। अब लोग बंगाल शैली से भी उबने लगे, अब लोग स्वतंत्र होना चाहते थे। अब देवी देवताओं के चित्रण में लोग परेशान हो चुके थे, वह शैली में कार्य करते करते लोग उब चुके थे, कुछ नया लोग खोज रहे थे। तो वो जो कुछ नया खोजा जा रहा था, वे जो आर्टिस्ट थे, वे ये आर्टिस्ट थे जिनको हम इस हेडिंग के अंतर्गत पढ़ेंगे। कि बंगाल शैली तो चल ही रही थी, लेकिन बंगाल शैली के दौरान ऐसे कौन से आर्टिस्ट थे जो बंगाल शैली से हटकर कुछ नया करने की सोच रहे थे। तो वे कौन कौन से आर्टिस्ट होंगे, उनकी लिस्ट तैयार करते हैं। सबसे नंबर 1 1861 की बात करेंगे, रविन्द्रनाथ टैगोर। आप जानते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर ने 1928 जब वो 1928 में आ चुके थे, नहीं 28 नहीं, ठीक है, 1919 नहीं, जब वो 65 या 67 वर्ष के, सॉरी एक मिनट रुक जाना, 67 वर्ष, 67 ही है सर, सही है 67 सर। हाँ 67 ही है कि 1967 की, सॉरी 67 वर्ष की, 1967 नहीं,
67 वर्ष की आयु में, यानी कि जब वे 67 वर्ष के हुए तो उस आयु में उन्होंने चित्रकारी शुरू की थी। तो एकदम नया था उनके चित्रों में, रूप अलग थे, ठीक है, रंगों का कोई जैसे नहीं थे, हल्दी मिल गई तो हल्दी घोर के लगा दी। 1928 के आसपास उन्होंने चित्रकारी शुरू की 68 वर्ष की आयु में, ठीक है। तो इस प्रकार से 67-68 वो अलग अलग मिलता है, उसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। पेपर में जब भी आएगा एक आएगा, दोनों नहीं आएंगे, ठीक है। उससे बाद में आपसे होगी जब क्लास में बात करेंगे। तो फूल मिला तो फूल घिस दिया चित्रों में, हल्दी मिली हल्दी घिस दिया, जो भी मिला उसको लगा दिया। तो नई टेक्निक्स थी कि कोई माध्यम नहीं है पार्टिकुलर कि टेम्परा में ही चित्र बने, जल रंग में ही चित्र बने, तेल में ही बने, जो मिला जैसा मिला उसको बना दिया, ठीक है। जैसा रूप समझ में आया काट पीट के, जैसा समझ में आया उसको बना दिया, ठीक है। जैसा भी जिस टाइम से आया वैसा उन्होंने उसको कंप्लीट कर दिया। तो इस प्रकार से हम क्या देखते हैं कि उनके चित्रों में कुछ नया था, उनके चित्रों में कुछ नया था। तो इस प्रकार से हम देखते हैं, ये भी वाली हो जाए के नीचे फिर ले जाए कोई वाईफाई बंद हुई गई, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे। तो रविन्द्रनाथ ठाकुर को पढ़ेंगे या रविन्द्रनाथ टैगोर को यहाँ पर हम पढ़ते हैं। दूसरा 1861 के बाद 1867 की बात करते हैं, गंगनेन्द्र नाथ की। गंगनेन्द्र नाथ ठाकुर ने भी चित्रों में नए प्रयोग किए, नए टाइप के रूप, ठीक है, इन सब चीजों का उन्होंने अध्ययन किया, तो उनके बारे में पढ़ते हैं। उसके बाद 1874 निकोलस रोरिक को इस टॉपिक के अंतर्गत पढ़ेंगे। उसके बाद चौथा आता है 1878 में एच मूलर का नाम आता है, एच मूलर, आर्चिबाल्ड हरमन मूलर। उसके बाद पांचवें कलाकार को जिसको हम पढ़ेंगे 1887 यामिनी राय को पढ़ेंगे। नए प्रकार के चित्रों को उन्होंने सृजित किया, नए प्रकार के विषयों को लेकर के चित्र का काम किया यामिनी राय ने। उसके बाद छठे जिस आर्टिस्ट को यहाँ पर हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है, वो है 1901 का जॉर्ज कीट। नए प्रयोग किए इन्होंने जॉर्ज कीट। सातवें जिस कलाकार को पढ़ेंगे 1904 स्वेतस्लाव रोरिक को पढ़ेंगे, स्वेतस्लाव रोरिक को पढ़ेंगे। आठवें जिस आर्टिस्ट को यहाँ पर पढ़ेंगे 1905 वाटर लैंग होमर को पढ़ते हैं। थोड़ा सा 2 पॉइंट का है वाटर लैंग होमर। उसके बाद 1913 में पढ़ते हैं अमृता शेरगिल को। और उसके बाद जिस कलाकार को पढ़ते हैं 1914 या इसकी 17 भी डेट मिलती है, जैनुअल आबदीन को, जैनुअल आबदीन को। तो इस प्रकार से इस हेडिंग के अंतर्गत इतने कलाकारों को हम लर्न करते हैं। मोस्टली जिन कलाकारों को हम लोग इसमें हम लोग पढ़ेंगे उसमें रविन्द्रनाथ टैगोर इम्पोर्टेंट रहेगा, गंगनेन्द्र नाथ टैगोर इम्पोर्टेंट रहेंगे, निकोलस रोरिक इम्पोर्टेंट रहेंगे, यामिनी राय इम्पोर्टेंट रहेंगे, जॉर्ज कीट इम्पोर्टेंट रहेंगे और इधर अमृता शेरगिल इम्पोर्टेंट रहेंगी। 6 कलाकारों को हमें विधिवत तरीके से वहां पर पढ़ना होगा। बाकियों के बस हमें नाम पता होने चाहिए और इनके जो चित्र पूछे जाते हैं उनके बारे में चर्चा आपसे होगी। उसके अतिरिक्त कुछ भी, ठीक है, आपसे चर्चा नहीं होगी। केवल बस जो इम्पोर्टेंट हैं उनमें जैसे कोई चित्र या कोई श्रृंखला इम्पोर्टेंट है तो इस प्रकार से बात आपसे अवश्य होगी उनमें। बाकी कोई बहुत ज़्यादा लिखने या लिखवाने का कार्य उसमें नहीं होगा, ये ध्यान रखिए। सेक्शन 2 की तीसरी हेडिंग आपकी कंप्लीट होती है। सेक्शन 2 की तीसरी हेडिंग आपकी कंप्लीट होती है और उसके बाद चौथी हेडिंग आती है परंपरागत कलाकार। परंपरागत यही तो थी कि कुछ दूसरी थी? परंपरागत कलाकार, परंपरागत का मतलब क्या है कि बंगाल शैली के परंपरागत कलाकार जिन्होंने बंगाल शैली की टेक्निक्स को अपनाया हो, बंगाल शैली की टेक्निक को अपनाया हो, या बंगाल शैली के जो भी चित्रकार बंगाल शैली में शिक्षा लेने के पश्चात भारतीय आर्ट विद्यालयों में गए होंगे, वहां पर उनकी शिष्य मंडली तैयार हुई होगी। यानी कि जो कलाकार, जो चित्रकार भारत के विभिन्न आर्ट विद्यालयों में गए होंगे, वहां पर उन लोगों ने भी वाद शैली के बारे में लोगों को सिखाया होगा, बच्चों को पढ़ाया होगा। तो उनमें से कुछ बच्चे
बंगाल टेक्निक में या बंगाल शैली को ही अपना लिए होंगे। तो इस प्रकार से हम क्या कहते हैं कि बंगाल शैली की परंपरा, कि बंगाल शैली की परंपरा में कार्य करने वाले आर्टिस्ट कौन कौन से थे, उनकी लिस्ट यहाँ पर हम लोग तैयार करेंगे। एक मिनट देख लीजिए आप तब तक, अभी बात करते हैं फिर। बंगाल शैली की भा चलिए, चौथी हेडिंग क्या होगी हमारी? बंगाल शैली की परंपरा में कार्य करने वाले कलाकार, उन कलाकारों की लिस्ट बनाते हैं जो बंगाल शैली की परंपरा को अपनाते हुए कार्य करते हैं। देखिए कौन कौन से आर्टिस्ट होंगे। इनमें हम क्या बात करेंगे? 1892 नंबर एक, डेट लिख लेते हैं पहले 1892, दूसरा 1897, तीसरा 1898, चौथा है 1901, पांचवा 1905, छठा 1905 और सातवां 1907। इन डेट्स में जन्मे आर्टिस्टों को हम इसमें इस हेडिंग को हम इन 7 आर्टिस्टों के माध्यम से खत्म करेंगे। बाकी अन्य कलाकारों की भी आपसे बात होगी जिन्होंने वाद शैली में कार्य किया या वाद शैली की परंपरा को अपनाते हुए कार्य किया। उनमें से यूपी के कलाकार शामिल किए जाते हैं, जैसे हरिहर लाल मेढ़ की बात की जाती है, राजेंद्र प्रसाद मिश्र की बात की जाती है। वर्तमान समय में राजेंद्र प्रसाद सर जो है शकुंतला विश्वविद्यालय वाले, वो वाद शैली में वो भी काम करते हैं, वाद शैली के लिए जाने जाते हैं। हरिहर लाल मेढ़ चूंकि नंदलाल इनकी हालदार की परंपरा में उन लोगों ने वाद माध्यम में कार्य किया, तो हरिहर लाल मेढ़ के चित्र भी वाद शैली के लिए बहुत फेमस हैं। इसलिए कुछ यूपी के कलाकारों की भी बात आती है सामने, लेकिन यहाँ पर उनकी बात नहीं की जाती है, उनकी बात अलग से की जाती है, वो इम्पोर्टेंट रहता है। फिलहाल इसको हम लोग समझते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। इसको समझते हैं। 1892 में जिस कलाकार के बारे में हम लोग पढ़ते हैं 1892 में, तो रविशंकर रावल, नाम सुना होगा सभी लोगों ने, रविशंकर रावल, जिन्होंने अंतिम समय में वाद शैली को अपनाया और श्रेष्ठ चित्रों का निर्माण किया। तो रविशंकर रावल। 1897 हम अब्दुल रहमान चुगताई को यहाँ पर रखते हैं, अब्दुल रहमान चुगताई। चूंकि इन्होंने अवनींद्रनाथ ठाकुर से कभी कोई शिक्षा नहीं ली, प्रभावित जरूर रहे, क्योंकि ये जब कोलकाता आर्ट स्कूल में लिथो पद्धति की शिक्षा ले रहे थे तो वहां पर इनकी मुलाकात अवनींद्रनाथ ठाकुर से हुई, और अवनींद्रनाथ ठाकुर के जो वाद पद्धति थी उससे ये बहुत ज्यादा इफेक्टेड हुए, और फिर इन्होंने भी वाद शैली में चित्र बनाने शुरू किए। इनके बारे में एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि चुगताई ने वाद शैली की शिक्षा किससे ली थी, तो दिल्ली के उकील बंधुओं से ली थी, और स्टार्टिंग में शिक्षा इन्होंने समरेंद्रनाथ गुप्ता से लाहौर आर्ट स्कूल में ली थी। लेकिन अवनींद्रनाथ ठाकुर से विधिवत शिक्षा लेने की बात किसी भी बुक में कोई भी राइटर नहीं करता है। हाँ, ये जरूर लिख देते हैं कि बंगाल शैली, जब लिखते हैं कि बंगाल शैली, तो बंगाल शैली में, वाद शैली में जितने भी आर्टिस्ट काम करते हैं उनमें अब्दुल रहमान चुगताई को भी बीच में लेकर के चले आते हैं, हो जाता है, ठीक है। लेकिन मेरा अपना जहाँ तक अनुभव या व्यक्तिगत जहाँ तक हमने अभी तक मतलब पढ़ा है इसके बारे में, हमने कहीं पर भी ये लिखा नहीं पाया कि अवनींद्रनाथ ठाकुर से अब्दुल रहमान चुगताई ने वाद शैली की विधिवत कोई शिक्षा ली हो, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। तो फिलहाल इसको हम लोग यहाँ पर रखते हैं। 1898 ललित मोहन सेन, ललित मोहन सेन, ये भी बंगाल शैली की परंपरा में कुछ चित्रों का निर्माण करते हैं। 1901 जे.एम. अहिवासी, जे.एम. अहिवासी। 1905
राम गोपाल विजयवर्गीय जो शैलेंद्रनाथ डे के शिष्य होते हैं, राम गोपाल विजयवर्गीय राजस्थान के हैं और वाद शैली में खूब कार्य किए। सोमालाल शाह ये भी इंपॉर्टेंट रहेंगे। और 1907 में एक कलाकार हैं, 1907 में एक कलाकार हैं सोमालाल, राम गोपाल विजयवर्गीय, सोमालाल शाह, वाईके शुक्ला। ठीक है, तो इस प्रकार से हम परंपरागत जो आर्टिस्ट हैं बंगाल शैली की उनकी बात करते हैं। और ये और कोई में सेक्शन 2 में और कोई पार्ट बचा? कोई नहीं। तो सेक्शन 2 का जो सिलेबस है वो इस तरह से है, इन आर्टिस्टों पे आपसे बात होगी और इस तरह से सेक्शन 2 को हम लोग समाप्त करेंगे। सेक्शन 3 की बात आती है कला आंदोलनों की। कला आंदोलनों की आपसे बात की जाती है। तो सेक्शन 3 को नहीं, अभी शांति निकेतन वाला बचा है इसमें। नंदलाल बोस के शिष्य या नव बंगाल शैली के कलाकार, वो बचा है, उस पर भी बात कर लेते हैं। फिर सेक्शन 3 की बात कल आपसे करेंगे। अब नंदलाल बोस के भी 4 शिष्य तो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। 4 वे शिष्य बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जैसे रमेंद्रनाथ चक्रवर्ती की बात करें, बीबी मुखर्जी की बात करें, रामकिंकर बैज की बात करें और सुधीर रंजन खासगीर की बात करें। ये जो 4 हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अतिरिक्त भी कई हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखते हैं, 5वीं हेडिंग क्या है भाग 2 की, नव बंगाल शैली। नव बंगाल शैली या नंदलाल बोस के शिष्य, नंदलाल बोस की शिष्य मंडली। आगे अंतर भी आपको बताएंगे कि बंगाल शैली और नव बंगाल शैली में क्या अंतर है, क्यों पूछा जाता है कि बंगाल शैली का जन्मदाता और नव बंगाल शैली का जन्मदाता, क्यों इसके उत्तर अलग अलग होते हैं और क्या रीजन है कि बंगाल शैली और नव बंगाल शैली को अलग अलग डिफाइन किया जाता है। शिष्य मंडली या हम ऐसे कह सकते हैं शांति निकेतन के कलाकार, शांति निकेतन के कलाकार, ये आपकी हेडिंग होती है। इसमें हम जिन कलाकारों की बात करेंगे, एक तो पहले उन आर्टिस्टों के नाम लिखेंगे जो डेट वाइज हम लोगों को पढ़ने हैं, उनकी बात होगी और फिर बाद में कुछ अन्य आर्टिस्ट हैं जिनके बारे में बात कर लेंगे, लेकिन वही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जिक्र है उनका, तो इसलिए उन पर थोड़ी सी बात आपसे जरूर करेंगे। सबसे पहले हम 1902 की बात करेंगे, दूसरा 1904 की बात करेंगे, उसके बाद 1906 या 10, उसके बाद 1907, इस तरह से ये डेट्स हैं। उसके बाद एक डेट्स और आती है, जैसे एक हैं जवाहर राम मनोहर सिन्हा, इनकी डेट याद है किसी को? 1900 कितनी है बताइए, तो पुराने लोग पढ़ चुके हैं। 1929। और विनायक मासोजी की डेट लिखी होगी 1916। ठीक है, ये अलग से इनको हम लिख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। रमेंद्रनाथ चक्रवर्ती आपसे पूछा जाता है, हिमालय की पुकार इनका बहुत उड़कर फेमस चित्र श्रृंखला है, छापाकारों की श्रेणी में है। फिर बीबी मुखर्जी, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हिंदू मेडिवियल संत। 1906 रामकिंकर बैज, नेट में अभी इनकी एक मूर्ति आई थी, रामकिंकर बैज, पढ़ना ही है। फिर उसके बाद एक बात आती है, हाँ एक और छूट गए हैं, लिख लेते हैं, मनीषी डे, 1906 के मनीषी डे, और 1907 सुधीर रंजन खासगीर, सुधीर रंजन खासगीर। अन्य कलाकारों में देखते हैं तो धीरेन्द्र कुमार कृष्णदेव वर्मन, धीरेन्द्र कृष्णदेव वर्मन करके हैं, नहीं धीरेन्द्र कुमार कृष्णदेव वर्मन, धीरेन्द्र कुमार देव वर्मन। मनीन्द्र भूषण गुप्ता, 2-2, 3-3 लाइनें हैं, इन पे एक एक पॉइंट है, आपको लिखना ही होगा, पढ़ना ही होगा। नाम
नाम जरूर हमें पता होने चाहिए, ठीक है, यह बात ध्यान रखिए। उसके बाद किरण सिन्हा, विनायक मासोजी, कनु देसाई आते हैं, इंपॉर्टेंट हैं, इनको हम यहीं पर पढ़ेंगे 1907 में विधवत कवि से, इनकी फिल्में बहुत पूछी जाती है इसलिए। उसके बाद है व्यवहार राम मनोहर सिन्हा, व्यवहार राम मनोहर सिन्हा। संविधान की पांडुलिपि के चित्रण में जिस कलाकार का योगदान है पूछा जाता है क्वेश्चन, वो यही है व्यवहार राम मनोहर सिन्हा, 1929 मध्य प्रदेश में जन्मे थे, इनकी बात करेंगे। उसके बाद दीनानाथ भार्गव को पढ़ते हैं हम लोग यहीं पर, दीनानाथ भार्गव। और भी कलाकार हैं लेकिन वो इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरी दृष्टि से नहीं है, इसलिए उनको हम लोग छोड़ देते हैं। इन पे विधवत पढ़ेंगे, इन पे विधवत चर्चा करनी है। कनु देसाई को भी इधर हम लोग लिखेंगे, उधर से हटा के इधर ही लिखेंगे कनु देसाई, ठीक है। इन पे तो विधवत चर्चा आपसे करनी होगी, इनके बारे में लिखना भी होगा, चित्र विशेषताएं सारा का सारा पूछा जाता है। इधर से एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है वो आपको लिखवा देंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं। दीनानाथ भार्गव को कहा जाता है कि भारतीय जो सिंबल प्रतीक, जो वो सिंहों वाला प्रतीक सिंबल है, नेशनल सिंबल, उसकी प्रतिलिपि इन्होंने तैयार की थी। और संविधान को लिखने, जो भी संविधान का डिजाइनिंग, जो भी उसमें चित्र या चित्रणकार हुआ, वो व्यवहार राम मनोहर सिन्हा के नेतृत्व में हुआ, ठीक है। इस प्रकार से संविधान की पांडुलिपि के चित्रण में व्यवहार राम मनोहर सिन्हा का अहम योगदान है, ठीक है। हालांकि नंदलाल बोस के नेतृत्व में सारा का सारा काम हुआ, लेकिन उस कमेटी के या उस दल के अध्यक्ष जो मेन लीडर थे वो यही थे। नंदलाल बोस से, ये नंदलाल बोस के मतलब उनकी अध्यक्षता थी और उन्हीं के मंडल, उनकी शिष्य मंडली ने ही वो संविधान की पांडुलिपि का चित्रण किया। उनमें जो उस मंडली का जो मेन नेता था वो व्यवहार राम मनोहर सिन्हा था, इसलिए नंदलाल बोस ज्यादा पूछे जाते हैं, व्यवहार राम मनोहर सिन्हा कम पूछे जाते हैं। या नंदलाल बोस जब नहीं आते हैं तो व्यवहार राम मनोहर सिन्हा पूछ लिए जाते हैं। तो इस प्रकार से सेक्शन 2 आपका समाप्त होता है। सेक्शन 3 की चर्चा आपसे कल करेंगे, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। मेरी ओर से ये इतना सिलेबस विभाग 2, ठीक है। कल जिस तरह से आपसे बात हुई थी, आज बात हुई है और कल बात होने के पश्चात, ठीक है, सिलेबस पे चर्चा होने के पश्चात आपकी क्लास शुरू कर देंगे अगली डेट से, ठीक है, ये ध्यान रखिए।